हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हियर। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 आईसीएसई द ग्रेट अकबर केस स्टडी। देखो हम लोग यहाँ पे अकबर के बारे में देखेंगे, तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। बस मेरे साथ बने रहना और वन शॉट वीडियो होगा। एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, तो मेरे साथ बने रहना। देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। मुगल डायनेस्टी के बहुत ही महान राजा थे, रूलर थे, ठीक है, लीडर थे। और वो अपने जहाँ पे वो राज किए थे वहाँ पे खुशी ही खुशी ग्लोरी ला दिए थे। वहाँ के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और इसी वजह से उनको अकबर द ग्रेट कहा गया, ठीक है। अब देखो, अर्ली प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले की कि जब हुमायूं थे, अकबर के जो पिता थे, वो 1556 में उनका वो चल बसे, तो अकबर को राजा बना दिया गया। 13 ईयर्स, सोचो आप लोग जिस एज में हो ना, उस एज में अकबर को राजा बना दिया गया, ठीक है। तो अब उसके बाद से क्या हुआ कि उनके जो रीजेंट होता प्रतिशासक, उनके आगे पीछे रहने वाला, बैरम खान को उनका रीजेंट बनाया गया अकबर का। उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो था वो भी इस्टेब्लिश ही रीस्टैब्लिश हो रहा था, तो फिर बहुत ताकतवर नहीं था उस टाइम, ठीक है। और राजपूत्स और अफगान्स जो थे वो अपॉर्चुनिटी, द राजपूत्स एंड द अफगान्स वर वेटिंग फॉर सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेल द मुगल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये मुगल डायनेस्टी की बात हो रही है। तो राजपूत्स और अफगान्स जो थे वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, एक अवसर ढूंढ रहे थे कि किस तरह से मुगल्स को इंडिया से भगा दिया जाए, ठीक है। तो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन कि बढ़ना, और कंसोलिडेशन कि टू जॉइन टुगेदर इनटू वन होल, एकत्रित हो जाना, इकट्ठे हो जाना, एकजुट हो जाना, ठीक है। तो अर्ली कॉन्क्वेस्ट कि क्या, कौन किसको हराया, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अफगान एम्परर आदिल शाह जो थे वो सोचे कि मुझे दिल्ली का थ्रोन मिलना चाहिए, वहाँ का जो सिंहासन है वो मुझे चाहिए। हिज जनरल हेमू एडवांस्ड विद अ लार्ज फोर्स ऑन दिल्ली। तो उनके जो जनरल थे हेमू, वो अपने बहुत ही बड़े फोर्स के साथ, आदिल शाह के जो जनरल थे हेमू, अपने बहुत ही बड़े सैनिकों के साथ आए दिल्ली में, और वो आगरा और दिल्ली को अपने अपने ताकत से वहाँ पे कब्जा जमा लिया। नवंबर में 1556 में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ मुगल्स के बीच में और हेमू के बीच में, ठीक है, जो जनरल थे आदिल शाह के, तो इनके बीच में और मुगल्स के बीच में बहुत बड़ा बैटल हुआ। इसी बैटल को कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मुगल्स और हेमू के बीच में हुआ। अकबर जो है ना वो हेमू को इस बैटल में हरा दिए, इस युद्ध में हरा दिए, और दिस विक्ट्री क्रश्ड द पावर ऑफ द अफगान्स एंड द मुगल्स रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। तो ये अफगान के थे, द अफगान एम्परर, ये अफगान के एम्परर थे आदिल शाह। तो ये जब सोचे कि दिल्ली पे कब्जा जमाया जाए, तो इसके बाद से क्या हुआ ना कि जो हार गए अफगान्स मुगल से, तो इसमें अकबर इनको हरा दिए अफगान्स को, और दिल्ली और आगरा पर वापस कब्जा अपना जमा लिया। तो अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, अकबर जो थे वो बैरम खान की रेजेंसी को अपने ऊपर ले लिए, और ही डिसाइडेड टू एनेक्स मोर टेरिटरीज। और ये सोचे कि जो अकबर थे वो सोचे कि और भी जगह को क्यों ना लिया जाए, तो आक्रमण करके अपने बल से जीता जाए। तो ताकि मुगल्स जो है वो इंडिया में सबसे सुप्रीम, सबसे ताकतवर हो जाए। तो इसको ताकतवर बनाने के लिए अकबर स्ट्रेंथेंड हिज कंट्रोल ओवर ग्वालियर एंड अजमेर, ग्वालियर और अजमेर में अपना कब्जा जमा लिया अकबर। और 1562 में जो मुगल्स थे वो मालवा भी उस पर भी जीत लिए। 1564 में अकबर गोंडवाना की जो रानी थी, महारानी दुर्गावती, वो उन पे भी गोंडवाना पे भी अपना कब्जा जमा लिए, और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली रानी दुर्गावती जी की डेथ हो गई, ठीक है, बहुत महान थी, ओके। और राजपूत्स के बारे में देखो अकबर जो थे ना
वो राजपूत को मतलब पावरफुल समझते थे, ठीक है। तो अकबर जो थे उनको राजपूत का सपोर्ट चाहिए होता था अपना एम्पायर बढ़ाने में, और उसको अब राजपूत के साथ जोड़ने के लिए उनको मतलब राजपूत का सपोर्ट चाहिए था। तो वो राजपूत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और राजपूत से वो फ्रेंडशिप करना चाहते थे, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते थे। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी किए ताकि वो राजपूत को अपना ट्रस्ट जता पाए कि मतलब उनके प्रति वफादार रहते थे, लॉयल रहते थे अकबर। तो अपनी लॉयल्टी जो थी उनकी बरकरार थी राजपूत के आगे। अकबर जो थे वो राजपूत को हरा भी देते अगर वार में, तो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, यानी कि उनकी मतलब बेइज्जती नहीं करते थे, ठीक है। हरा ज़रूर देते थे पर बेइज्जती नहीं करते थे और बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आते थे। और जो राजपूत के जो किंग्स थे वो उनको मतलब हराने के बाद भी उनको रूल करने का मौका देते कि आप कोई बात नहीं, आप रूल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में मतलब कि क्या उनके मतलब उस इलाके में हो रहा है, राजपूत जहाँ रूल कर रहे हैं उसमें टांग नहीं लड़ाते थे, ठीक है। तो अकबर काफ़ी, आपको इसी से पता चल रहा होगा कि काफ़ी मतलब अच्छे थे। और अकबर जो है राजपूत फैमिली में ही मैरी किए थे, शादी भी उनकी वहीं हुई थी। और वो राजपूत के प्रिंसेस जोधा भाई से, तो जोधा भाई से उनकी शादी हुई थी जो कि राजपूत की प्रिंसेस थी। और उनके जो बच्चे थे अकबर के, वो भी, उनकी भी जो पत्नियां थीं वो भी राजपूत प्रिंसेस ही थी, ठीक है। तो राजपूत लेडीज़ वर गिवन कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। देखो ये थे अकबर मुस्लिम और जो राजपूत लेडीज़ थीं वो हिंदू थीं, लेकिन अकबर कभी नहीं बोले कि तुम यार मतलब मेरे रिलीजन, मेरे धर्म की पूजा करो और अपने धर्म को वर्शिप ना करो, ऐसा नहीं बोले थे वो। उनको कंप्लीट रिलीजियस मैटर में तो अकबर बहुत मतलब इस चैप्टर से आपको ये पता लगेगा कि ये बहुत अच्छे थे और उनको पूरा मतलब छूट दे रखे थे। और अकबर राजपूत चीफ्स को जो है ना अपने जगह में, मतलब अपने दरबार में बहुत बड़ी बड़ी जगहें दे के रखे थे। राजा मन सिंह और राजा बीरबल उनके दो ट्रस्टेड ऑफिशियल्स थे, मतलब उन पे वो काफ़ी भरोसा करते थे और ये दोनों राजपूत थे। राजा बीरबल के बारे में तो आप जानते होंगे, अकबर और बीरबल। महाराणा प्रताप, तो देखो सारे रूलर्स अकबर से, मतलब सारे राजपूत रूलर्स फ्रेंडशिप नहीं बढ़ाना चाहते थे अकबर के साथ, तो सारे रूलर्स एक्सेप्ट नहीं किए फ्रेंडशिप का हाथ अकबर से। उदय सिंह जो कि मेवाड़ के रूलर थे, वो मुगल्स के अगेंस्ट, मतलब मुगल्स के खिलाफ फाइट किए, ठीक है। तो अकबर जो थे वो उनको हरा दिए और चित्तौड़ को और रणथंभौर को अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है। और मतलब उसमें कब्जे में लेने गए तो उदय सिंह के जो बेटे हैं राणा प्रताप, ठीक है, सिंह महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप जो है वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, और वो अकबर की और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई। तो दो डिफीटेड महाराणा प्रताप फॉट द मुगल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। तो महाराणा प्रताप इतने महान थे कि वो जीवन भर, ठीक है, जीवन भर मुगल से लड़ते रहे, है ना। और ही ऑल्सो रिकवर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज किंगडम। और महाराणा प्रताप लड़े भी और कुछ कुछ मतलब चीज़ें भी, अपने जो चीज़ें मतलब वो हार चुके थे उसको वापस ले भी रहे थे, ठीक है। अब लेटर कॉन्क्वेस्ट सुनो, मतलब बाद में जो अर्ली कॉन्क्वेस्ट थे, तो पहले के जो मतलब जीती गई चीज़ें, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत जाना, और बाद में जो जीती गई। अकबर बिल्ट अ वास्ट एम्पायर। अकबर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना लिया था और ही कॉन्कर्ड गुजरात इन 1572। तो अकबर जो थे ना वो 1572 में मतलब गुजरात भी, उधर भी अपना कब्जा जमा लिए थे, बंगाल में, बिहार में, हर जगह। फिर 1585 में और 1595 के बीच में वो कश्मीर, सिंध, काबुल, कंदहार और बलूचिस्तान में भी अपना जमा लिए थे। अकबर एनेक्स्ड उड़ीसा, नाउ उड़ीसा इन 1592। यहाँ पे भी, उड़ीसा में भी अपना मतलब कब्जा जमा लिए। और डेक्कन में अकबर ब्रॉट बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर अंडर द मुगल रूल। मतलब मुगल रूल के अंडर ये सारी जगह आने लगे। और देखो डेक्कन, अकबर ब्रॉट बेरार, खंडेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से। हियर मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ चंद बीबी, द रूल ऑफ अहमदनगर। तो चंद बीबी जो थे वो अहमद नगर में मतलब इनका जिक्र हुआ।
शी ट्राइड हार्ड टू डिफेंड हर किंगडम अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। तो वो अपने किंगडम को, अहमदनगर की जो मतलब यहाँ पे चंद बीबी थी, तो ये अपने किंगडम को बचाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी। ठीक है, बहुत ही मतलब लड़ी, युद्ध लड़ी। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर वॉज अ मिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इंडियन ट्रेडिशंस। देखो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का जो मतलब लोग थे, वो मिक्स्ड कल्चर को फॉलो, ट्रेडिशंस मतलब परंपराओं को फॉलो करते थे, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस दोनों। इट वॉज सेंट्रलाइज्ड मोनार्की विद अकबर होल्डिंग एब्सोल्यूट पावर। देखो वो जगह ना पूरा मोनार्की था, मोनार्की मतलब कि राजा महाराजा का सिस्टम, और जो कि अकबर द्वारा रूल किया जाता था। तो रिपोर्ट्स फ्रॉम नोबल्स एंड डिपार्टमेंट्स हेड्स वर आउट ऑफ द एम्परर एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखो रिपोर्ट्स जो थे वो नोबल्स यानी कि वहाँ के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग अधिकारी के पोस्ट पे, वो उनके द्वारा, और राजा कौन थे ही, अकबर, तो उनके द्वारा अकबर को खबर हर चीज़ की पहुँचाई जाती थी। तो मीटिंग जो होती थी उसको प्राइवेट हॉल, उसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जिसको कहते थे दीवान ई खास। और अकबर हेल्ड इज कोर्ट फॉर द जनरल पब्लिक इन द दीवान ई आम। मतलब दीवान ई खास में खास लोग आते थे और दीवान ई आम में मैंगो पीपल यानी आम लोग आते थे। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते थोड़ा। तो द एम्परर वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, किसी भी चीज़ का जो हेड थे वो एम्परर ही हुआ करते थे। और ही टुक ऑल मेजर डिसीजंस कंसर्निंग द एम्पायर। मतलब एम्पायर को ध्यान में रखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजंस थे वो ये अकबर लिया करते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय मैनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी थे। देखो वजीर और द दीवान वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो वजीर थे या फिर दीवान कह लो, वो हेड थे रेवेन्यू यानी इनकम, जो पैसा रुपए वाला जो काम होता था वो वजीर या फिर दीवान का देखना था। मीर बख्शी जो थे वो मिलिट्री यानी कि सेना में जो हेड थे वो मीर बख्शी क्या कहते हैं वो थे। और खान ई समान जो है अटेंडेड टू द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो खान ई समान ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, खान ई समान जो थे पोस्ट हैं सारे। खान ई समान जो थे वो रॉयल हाउस होल्ड, मतलब कि इस शाही महल में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, क्या क्या चीज़ें, मतलब जो भी मेंटेनेंस था हाउस होल्ड का, वो खान ई समान देखते थे। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स थे। फिर सदर ई सदूर, ये जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे कि जो राजा हैं अकबर जो हैं वो किस किस चीज़ों पे डोनेशन दे रहे हैं, मतलब दान वाला जो काम ये करते थे, वो ये सदर ई सदूर में रिकॉर्ड किया गया। फिर काजी जो थे वो काजी चीफ जज थे। मतलब जज मतलब कि किसी को न्याय देने वाला काम। तो अगर जज जब न्याय देने वाला काम आता था ना तो फिर वो काजी का होता था। ठीक है, अब देखो कि किसको कैसा पनिशमेंट देना है, जज का यही काम होता है ना। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखो, और ये चीज़ पढ़ लेना। अबुल फजल ये थे, नाम है कुछ। ठीक है, 9 जेम्स थे जो जिनको कहते हैं अकबर के कोर्ट के जो नवरत्न थे वो। अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम खान ई खनान, मियाँ तानसेन, राजा तोदरमल, राजा बीरबल, राजा मन सिंह, फ़कीर एजियोद्दीन, फिर मुल्ला दो पियाज़ा। ये सारे कर लेना। ये एक 1 मार्क्स MCQ में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अबुल फजल क्या थे, स्कॉलर ऑथर, या फिर स्कॉलर ऑथर कौन थे, अबुल फजल। फिर राजा बीरबल कौन थे, फ्रेंड जो थे अकबर के। फिर मियाँ तानसेन कौन थे, सिंगर थे। ठीक है, अब देखो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस यानी कि सूबाज में डिवाइडेड था। ठीक है, एम्पायर बड़ा सा इमेजिन करो एक बड़ा सा एम्पायर है, वो सूबाज में डिवाइडेड है। जो सूबाज है, जो मतलब प्रोविंसेस है, ईच हेडेड बाय गवर्नर कॉल्ड सूबादार। सूबाज है, एम्पायर जो है वो सूबाज में, बड़े बड़े सूबाज में डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था तो वो सूबाज में डिवाइडेड था। और सूबाज में जो उनका लीडर था वो था सूबादार। ठीक है, फिर ही सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द प्रोविंस एंड द एम्परर। मतलब कि सूबादार का काम था कि एम्परर थे और सम्राट जो थे उनके और लोगों के बीच में कनेक्शन, ठीक है, का जो जरिया थे वो सूबेदार वाला था। ही सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द प्रोविंस एंड द एम्परर। सूबेदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
सूबेदार रिस्पॉन्सिबल थे। दे वर असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के नीचे काम करते थे। ईस्ट सूबा वॉज डिवाइडेड इंटू सरकार। तो सूबा देखो, एम्पर था, ठीक है, उसके अंदर सूबास थी। अब सूबास के अंदर भी सरकार थे, जिनको डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले कहते हैं, ठीक है। और ईच सरकार, अब सरकार के अंदर भी परगानास थी। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स के अंदर क्या है, फिर स्टेट्स के अंदर भी आप आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर टाउन्स, फिर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स फिर टाउन्स, फिर ये सारी चीज़ें आएंगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हर एक सूबा थी वो सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, और हर सरकार बहुत सारे परागनाज में डिवाइडेड थे। अब परागना कंसिस्टेड ऑफ मैनी विलेज। जो परागना था वो बहुत सारे विलेजेस उसमें थे, और जो लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो विलेज ही था, मतलब विलेज के नीचे अब कुछ नहीं था। और इट वॉज अंडर अ पंचायत। पंचायत के मतलब पंचायत जो था उसके अंडर में विलेज था। पंचायत देखती थी, सुनती थी लोगों की समस्या, ठीक है। तो कोतवाल लुक्ड आफ्टर द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। जो कोतवाल था वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे, और ही परफॉर्म, जो कोतवाल थे ना वो पुलिस और सिविल ड्यूटीज़ दोनों करते थे। वो क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, कानून को मेंटेन करते थे। ही हैड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल लिविंग इन हिज एरिया एंड कीप अ चेक ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। उनको वहाँ के लोगों पे और वेट्स और मेजर्स पे चेक करना रहता था, चेक करते रहते थे इन सारी चीज़ों को। और उनकी जो ऑफिस थी उसको कोतवाली कहते हैं, जिसको आज भी मतलब लोग यूज़ करते हैं इस टर्म को, कोतवाली को। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मतलब पैसे रुपए की जो बात होती थी। अब देखते हैं, देखो लैंड और ट्रेड जो थे वो पैसे रुपए का साधन थे। ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब बिजनेस, और लैंड मतलब ज़मीन, जैसा कि आप सब जानते हैं। ये दो रेवेन्यू के इनकम के सोर्सेस थे और मेन सोर्सेस थे। और अकबर मेड माइनर मॉडिफिकेशंस टू द रेवेन्यू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह। तो शेर शाह जो थे वो जो रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर बनाए थे पैसे रुपए का इनकम का, उसमें कुछ छोटे मोटे, माइनर मतलब छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस अकबर किए। राजा तोदरमल अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। तो तोदरमल जो हैं वो राजा के, देखो राजा तोदरमल ये नवरत्न में से एक है, मतलब 9 जेम्स में से, अकबर के कोर्ट के जो नवरत्न थे 9 जेम्स, उसमें से ये राजा तोदरमल एक है। तो राजा तोदरमल जो थे वो रेवेन्यू के मिनिस्टर थे और इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम लेके आए जिसको कहते हैं तोदरमल्स बंदोबस्त, ठीक है। तो अंडर द न्यू सिस्टम लैंड वॉज प्रॉपरली मेजर्ड। देखो पहले जो है ना मतलब लैंड अच्छे से मेजर नहीं किया जा पाता था, मतलब ज़मीन अच्छे से नापी नहीं जाती थी। तो इसमें ना रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था पहले। तो रस्सी मान लो कि अगर गीली रहेगी, अगर रस्सी देखो सूखी रहेगी तो क्या होगी, खिंचाएगी अच्छे से, बहुत तेज़ खिंचाएगी। तो लेकिन अगर रस्सी अगर कमज़ोर जैसे गीली रहेगी तो क्या होगी, फिर श्रिंक कर जाएगी अगर रस्सी गीली रहेगी तो, ठीक है। द रोप श्रंक व्हेन इट वाज ड्राई, श्रंक एंड स्ट्रेच्ड व्हेन इट वाज वेट। सॉरी, मतलब जब अगर रोप अगर गीली रहेगी, ऐसे उल्टा बोल दिया हम, अगर रोप श्रंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी जब वो ड्राई रहेगी। देखते हो रस्सी सिकुड़ जाती है, और जब वो गीली रहेगी तो फिर वो खूब ज़्यादा खींची जाएगी। देखो जैसे गीली चीज़ रहती है तो उसको खूब खींचोगे, और अगर वो सूखी रहेगी तो फिर वो उसी में सिकुड़ जाती है। तुम देखते भी होगे। आई एम सॉरी फॉर दिस, ओके। अब देखो तोदरमल इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेजरिंग डिवाइस। तोदरमल एक नई मेजरिंग डिवाइस बनाया नापने तोलने की, और वो थी बैम्बू रीड। तो बैम्बू रीड जो कि आयरन रिंग्स से जॉइंट थी, तो उससे सही रहता था मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के बाद लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। देखो लैंड जो है ना 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, गुड, एवरेज और बैड। तो जो पैसे रुपए वाला सिस्टम था ना, वो जैसे कौन सा लैंड कितना महंगा रहेगा, कैसे रहेगा, उसका जो रेट था वो फिक्स किया जाता था। यही देखिए कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है। फर्टिलिटी मतलब वो कितना ज़्यादा उस पर अच्छे क्रॉप्स उग सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, और मेजरमेंट करके ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती थी कि उसका क्या रेट रहेगा। In 1580 a system called the दहसाला was introduced। 1580 के दौरान एक सिस्टम था जिसको दहसाला कहते हैं, वो उसको लाया गया। इसमें क्या था, द एवरेज प्रोड्यूस एंड द एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 10 दाह मतलब साल, ईयर्स वर कैलकुलेटेड।
इस सिस्टम में जो एवरेज प्राइस उसको लास्ट 10 सालों में उसको लाया गया, उसको कैलकुलेट किया गया। द टैक्स टू बी पेड फॉर द ईयर वॉज फिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज। तो जो टैक्स था पूरे साल भर का वो इसी पे बेस्ड था, उसकी एवरेज निकालने के बाद। तो इसका जो 1/3 था वॉज द शेयर ऑफ द एम्परर। इसका जो 1/3 था वो एम्परर का शेयर था। अकबर इनकरेज बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह व्यापार होता था, बिजनेस होता था। टेक्सटाइल, स्पाइसेस मतलब मसाले, इंडिगो होता है, ब्लू डाई होता है, ठीक है। इंडिगो इज अ ब्लू डाई, ब्लू डाई। और सॉल्ट पेत्रे, यू नो व्हाट इज सॉल्ट पेत्रे? देखो एक वाइट पाउडर आता है, ठीक है, जो कि फूड को प्रिजर्व करने के काम आता है, मतलब फूड में जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है। और मेकिंग मैच स्टिक्स, मतलब कि माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उसको बनाने के भी काम आता था। आप देखते हैं। और ये सारी चीज़ें चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप सब में आती जाती थी। ट्रेड बिजनेस बहुत अच्छे से होता था शिप्स के थ्रू। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, अब आर्मी का जो इधर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में देख लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। और मनसब मतलब होता है कि एक रैंक, एक पोजीशन जो कि इंसान को दी जाती है। तो मनसबदार वो पर्सन था जिसको एक स्पेशल पर्टिकुलर रैंक मिलता था। हिज रैंक डिटरमाइंड हिज सैलरी एंड हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रैंक जितनी अच्छी उतनी अच्छी सैलरी और उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मनसबदार की जो रैंक थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ज़ात और सवार। तो सवर और ज़ात, ठीक है। तो द फॉर्मर डिटरमाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर हिम एंड द लेटर द नंबर ऑफ हॉर्सेस ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। देखो जो फॉर्मर थे वो डिटरमाइन करते थे कि सोल्जर्स के पास कितनी हॉर्सेस रहेंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और जो ज़ात की जो रैंक थी वो 10 से लेके 10,000 तक वेरी करती थी, ठीक है। तो जनरली दोज अबव 5,000 वर रिजर्व फॉर प्रिंसेस। तो प्रिंसेस के लिए मतलब जो राजकुमार होते थे उनके लिए 5,000 मतलब रिजर्व रहते थे, बुक रहते थे, ठीक है। तो सैलरी ऑफ मनसबदार वॉज फिक्स्ड इन कैश। कैश में पैसा दिया जाता था तब। पेटीएम और गूगल पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता था, ठीक है। तो द सैलरी ऑफ अ मनसबदार वॉज फिक्स्ड इन कैश, हाउएवर इट वॉज पेड बाय असाइनिंग हिम अ जगीर। तो कैश में यहाँ पे इसलिए मतलब है कि मतलब जैसे सोने चांदी में पैसा नहीं देते थे या फिर किसी सामान से नहीं, कैश में मतलब देते थे। हाउएवर इट वॉज पेड बाय असाइनिंग हिम अ जगीर। जगीर देते थे यानी कि एक पीस ऑफ लैंड भी देते थे। और टैक्सेस फ्रॉम विच वुड बी इक्वल टू हिज सैलरी। और टैक्सेस जो कि देखो जो पीस ऑफ लैंड था और टैक्सेस भी जो कि उनके सैलरी के इक्वल था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज जगीर। वो अपने जगीर से सैलरी एक्सपेक्ट करते थे। एंड इट विद द मनी कलेक्टेड मेंटेन हिज हाउस होल्ड एंड पे हिज ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब सेना में जो यूज़ होता है उससे वो अपना घर चलाते थे और ट्रूप्स को मेंटेन करते थे। मनसबदार्स वर प्रोमोटेड, डिमोटेड और ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द एम्परर। मतलब मनसबदार को एक हायर पोजीशन, कम पोजीशन वो एम्परर के मन से मिलती थी। और मनसबदार्स रैंक वॉज नॉट हेरिडिटरी। मतलब ऐसा नहीं था कि मनसबदार जो रहेगा फिर उसका बच्चा भी उसी रैंक पे रहेगा, उसका मतलब उसका भी पोता जो उसी रैंक पे, ऐसा नहीं था। अपने काबिलियत के हिसाब से यहाँ पे मिलती थी चीज़ें और राजा के मन से ऑब्वियसली। तो जब मनसबदार ख़त्म हो जाता था तो वहाँ पे हिज जगीर वॉज टेकन अवे एंड गिवन टू समवन एल्स। तो उनका जो जगीर था वो दूसरे को दे दिया जाता था। अकबर ऑल्सो मेंटेन्ड अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सोल्जर्स कॉल्ड द हादीज एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी। देखो अकबर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स भी बनाए रखे थे। उनकी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगा, कैसा कब ज़रूरत पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। उनको अहादीस कहते थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी। द मुगल आर्मी अंडर अकबर वॉज एन एफिशिएंट फाइटिंग मशीन। यार मुगल जो अकबर मेंटेन किया था ना, मुगल की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तभी तो देखो ये इतने सारे मतलब इधर देखो इतने सारे चीज़ों को जीत गए, ऐसे ही थोड़ी ना जीत गए। अब थोड़ा रिलीजियस पॉलिसी पे देखते हैं। देखो अकबर जो थे ना, एस्टेब्लिश अ स्ट्रांग एम्पायर ही हैड टू गेन द एंड। देखो ये चाहते थे कि अगर आपको मतलब जीतना है तो फिर हिंदू की जो चीज़ें हैं, हिंदू ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, ज़्यादा है, तो आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा।
तो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, तो हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते थे। और अकबर सारे लोगों को ना, मतलब सारे रिलीजन के लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे, बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों का मतलब फ्रीडम था कि वो जैसे चाहे, जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को पूजे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चीज़ें भी किए ताकि जो इनकी जो आध्यात्मिकता, मतलब भगवान के प्रति जो इनका प्यार है वो दिखे। तो ही वो क्या किए ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की है। वो पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, मतलब लोग जब धार्मिक स्थल पर घूमने जाते हैं तो उसका जो टैक्स होता है वो हटा दिया 1562 में। और उसके बाद से जजिया एक टैक्स होता है जो कि अ टैक्स लॉन्ग अपोज्ड बाय द हिंदूज, मतलब एक टैक्स होता है जो कि पिलग्रिमेज में मतलब लाया जाता है, पिलग्रिम टैक्स, उसको हटा दिया 1564 में। ही अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ फार टू इस्लाम। एक मतलब एक एक्ट, एक चीज़ होती थी, एक प्रैक्टिस इससे पहले कि जो प्रिजनर्स थे, जो मतलब जो सेना में, जैसे मान लो सेना हार गई तो जो लोग जिंदा बचे, जो लोग मरे वो लोग मरे, जो लोग जिंदा बचते थे ना उसको क्या कहते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था। उस चीज़ को ये बंद कर दिए, ठीक है। ही अलाउड एंड समटाइम्स इवन इनकरेज्ड द हिंदूज टू बिल्ड टेम्पल्स, मतलब वो अलाउ कर दिए थे हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए। और तो और वो कई बार उनको बोलते भी थे, यार टेम्पल बनाओ, बनाना चाहिए टेम्पल, ठीक है। और अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदू, और तो और वो कुछ ग्रांट्स भी दे देते थे ताकि टेम्पल्स बने। अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल सच एज होली, दिवाली और रक्षाबंधन, सब में वो पार्टिसिपेट करते थे, होली, दिवाली और रक्षाबंधन में। और वो बहुत सारी होली हिंदू बुक्स जो थी, हिंदू की जो ग्रंथ थी, उसको पर्शियन में कन्वर्ट भी करते थे। अब इबादत खाना देखो, और देखो देखो अकबर ना मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते थे। वो बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में सीखने में उनका इंटरेस्ट था। वो एक इबादत खाना भी बनवाए। इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ वर्शिप, इबादत खाना, खाना मतलब वो जगह, और इबादत, इबादत मतलब प्रेयर करना, तो उसकी वो जगह भी बनवाए फतेहपुर सिकरी में। और उसके बाद से हियर ही हेल्ड डिबेट्स, मतलब वो बहुत सारे अलग अलग धर्म के हिंदू जो टीचर्स थे उनको बुला बुला के और डिबेट्स करवाते थे, ठीक है। तौहीद ई इलाही और दिन ई इलाही, देखो अकबर जो थे, ही बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच द मैसेज ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड पीस। अकबर को ये लगता था कि सारे रिलीजन्स जो हैं, जो कि बहुत सही बात है कि सारे रिलीजन्स मार काट कोई नहीं सिखाता है, वो इंसान के अंदर ऐसे ही कट्टरवाद पैदा हो जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मतलब सिर्फ प्यार फैलाना लोगों में, लोगों की इज्जत करना, शांति, पीस का माहौल बनाना, शांति का माहौल बनाना, इसको प्रमोट करते थे। ही फेल्ट दैट इफ द कॉमन आइडियल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स कुड बी कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू क्रीड, द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वुड बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम इट। वो ये चाहते थे ना कि देखो अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा ही खत्म हो जाएगा तो फिर कई सारी चीज़ों में मतलब यूनिटी, जब एक एक बल हो जाएगा सब कुछ, तो सब कुछ जो मार काट है या फिर जो खराब खराब चीज़ें होती हैं सब खत्म हो जाएंगी और लोग और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो देयरफॉर ही सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड द दिन ई इलाही और डिवाइन मोनोथेइज्म। तो वो एक बहुत ही अच्छा पाथ, मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाए जिसको दिन ई इलाही कहते हैं या फिर डिवाइन मोनोथेइज्म, द रिलीजन ऑफ वन गॉड, मतलब एक भगवान को मानो। तो वो ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के तरफ, मतलब अपना जो वो सब्जेक्ट्स निकाले थे उनको खुद को उसका गाइड भी मानते थे। दिन ई इलाही वॉज अ वेरी सिंपल पाथ, एक बहुत ही सिंपल पाथ था जो कि लोगों को भगवान, एक भगवान में मानने के लिए उत्साहित करता था। और ये जो थी मतलब इसमें प्रैक्टिस होता था कि सन को, फायर को, अग्नि को, फिर सूर्य देव को, सबको नमन करो, मतलब सबकी पूजा करो। और ये सारी चीज़ें, लाइट, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट फीचर हैं भगवान को मानने के लिए। और अकबर बोलते थे कि मतलब यार देखो बहुत अच्छे थे ये बोले थे कि एनिमल्स को मत मारो, और सती प्रथा जो थी कि आपका हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो औरत भी मर जाए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बोले थे। सुल इक्वल यूनिवर्सल पीस और पीस विद ऑल, मतलब ये जो यूनिवर्सल पीस थी या फिर सबके साथ जो शांति पूर्वक रहने की जो इनके मन में थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इसको भी ये बढ़ावा देते थे।
Akbar's Din-e-Ilahi was aimed at achieving peace, tolerance, and unity in a country of diverse religions. Some historians say that Din-e-Ilahi was very similar to Ashoka's policy of Dhamma. आगे आप लोग पढ़ेंगे अशोका की एक पॉलिसी थी धम्मा नाम की। तो अकबर जो थे वो दिन-ई-इलाही जो था वो अशोका के पॉलिसी धम्मा से सिमिलर था कि शांति रखो और एक रिलीजन को फॉलो करो, मतलब भगवान में मानो और लोगों के साथ घुलो मिलो, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देते थे। ठीक है, मार काट रेदर देन मार काट, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते थे। दिन-ई-इलाही वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन, वो एक रिलीजन नया रिलीजन नहीं था, ना ही उसके पास कुछ मतलब प्रथाएं कि ऐसा करना है तो वैसा करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ना ही कोई सेक्रेट बुक, मतलब ना ही कोई पवित्र ग्रंथ। ठीक है, जैसे मुसलमानों की होती है कुरान ए शरीफ, फिर हिंदुओं की होती है भगवत गीता, ठीक है, बाइबल होती है क्रिश्चियंस की। तो ऐसे इनकी कोई ऐसी बुक नहीं थी। दिन-ई-इलाही की बहुत मतलब नया रिलीजन नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था कि ऐसे रहना है, और कोई जगह नहीं था वर्शिप के लिए, या फिर कोई साधु सन्यासी प्रीस्ट पुजारी कुछ नहीं थे। बस ये एक मॉरल कंडक्ट था कि मतलब ऐसे रहना है। वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट, बहुत ही कम लोग इसको एक्सेप्ट किए, और राजा बीरबल भी थे उनमें से एक जो कि इसको एक्सेप्ट किए, इस चीज़ को माने। और राजा मन सिंह जो है वो ओपनली डिसअप्रूव्ड ऑफ इट, नहीं माने, और अकबर फोर्स भी नहीं किए कि मतलब तुम मानो मेरे इस रिलीजियस पाथ को, बहुत अच्छे थे। दिन-ई-इलाही फेडेड आउट आफ्टर अकबर, तो दिन-ई-इलाही ख़त्म भी हो चुका था, बहुत कम लोग थे मानने वाले भी, और इसको एक्सेप्ट मतलब बहुत लोग, जैसे अकबर जब इनकी डेथ हो गई फिर इसको कोई माना भी नहीं ज़्यादा। फिर अकबर सेक्युलर आइडियाज़ वो फॉलोड बाय हिज सन जहांगीर, तो अकबर की ये जो चीज़ें थी उनको उनके बेटे जहांगीर द्वारा फॉलो किया गया था, मतलब उनके बेटे ने भी फॉलो किया। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो आर्किटेक्चर, मतलब देखो अकबर्स रेन सॉ फ्यूजन ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो अकबर के समय में जो है ना क्या हुआ कि देखो पर्शियन, सेंट्रल एशियन और रीजनल स्टाइल्स जो थे मतलब मिक्स स्टाइल्स थे। जैसे कि जब इमारतें बनती थी तो मिक्स स्टाइल हुआ करती थी अलग अलग जगहों की। ठीक है, तो सबसे अच्छी स्टाइल थी फतेहपुर सिकरी में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद से द न्यू कैपिटल दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा, तो फतेहपुर सिकरी पे वो उसके पास एक नया कैपिटल बना दिए थे आगरा के पास अकबर। और द बिल्डिंग्स हियर आर इन रेड सैंडस्टोन, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग थी देखो वो रेड सैंडस्टोन की बनी है, और जो शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो वाइट मार्बल से बना है। इन द अबव पिक्चर कैन यू गेस विच वन इज इन शेख सलीम चिश्तीज टॉम्ब, ये पिक्चर आपको गेस करना है। ठीक है, और ये आप गेस कर लीजिएगा, आपका काम है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट इन राजस्थान एंड गुजरात इज एविडेंट इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट फतेहपुर सिकरी। तो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि राजस्थान और गुजरात में है, वो जैसे अलग अलग स्टाइल्स में इसको बनवाए थे स्ट्रक्चर्स को फतेहपुर सिकरी में। अकबर बिल्ट मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाए थे। द आगरा फोर्ट, फिर बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। विद इन इट इज़ ब्यूटीफुल जहांगीर महल, जहांगीर महल भी बहुत अच्छा है। द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, देखो हुमायूं का टॉम्ब है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। द टॉम्ब ऑफ हुमायूं इन दिल्ली is built on a raised platform and placed in the center of a garden. It is built largely of red sandstone and has a double dome of white marble. The tomb has both Indian and Persian architectural features. ठीक है, तो ये जो टोम्ब है ना इसके पास बहुत ही अच्छे इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चरल फीचर्स भी हैं। फिर पेंटिंग का देख लो, अकबर जो थे ना वो बहुत मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। सपोर्ट किसको करते थे, पेंटर्स को, कैलीग्राफर्स को, और फिर वो बहुत ही अच्छे रॉयल कारखानाज और वर्कशॉप्स भी बनवाए, और इन वर्कशॉप्स में पेंटिंग का काम होता था। अकॉर्डिंग टू अ कॉन्टेम्प्रेरी सोर्स, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब आज एक सोर्स मतलब प्रेजेंट है, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है। तो इसमें एक सोर्स मिला, अकबर एम्प्लॉयड ओवर 100 पेंटर्स, मतलब 100 ऑफ पेंटर्स को वो काम दिए। ठीक है, बेरोजगार मतलब जो लोग बेरोजगार पड़े हुए थे जिनके पास काम धंधा नहीं था उनको काम दिए अच्छे अच्छे पेंटर्स को। द पेंटिंग्स एंड वेरिड थीम्स, अलग अलग पेंटिंग्स की अलग अलग थीम्स हुआ करती थी। ठीक है, अलग अलग पेंटिंग्स और उसकी
अलग अलग थीम्स। अ मेजॉरिटी ऑफ देम डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर। बहुत सारी तो थीम्स पेंटिंग्स ऐसी थी जो कि अकबर के जीवन के बारे में मतलब बताती थी, ठीक है। दैट ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ हंटिंग एंड ऑफ हंटिंग, हंटिंग शिकार के बारे में, और जो अकबर की जो रॉयल कोर्ट थी उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ही देख लो, एक पेंटिंग है जो कि अकबर के रॉयल कोर्ट के बारे में बताती है, ठीक है। तो उस टाइम महान कलाकार हुए थे, और सम पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन द इंडियन एंड पर्शियन स्टोरीज एंड लेजेंड्स। तो बहुत सारी तो ऐसी स्टोरीज थी जो कि इंडियन और पर्शियन के मतलब लेजेंड्स पे आधारित थी, बेस्ड थी। इसका लास्ट पेज आने वाला है, तो देखो। पेंटर्स ऑल्सो डेकोरेटेड ब्यूटिफुल विथ बुक्स विथ ब्यूटिफुल मिनिएचर पेंटिंग्स। जो पेंटर्स थे वो बुक्स को छोटे छोटे पेंटिंग से डेकोरेट कर दिए थे। जसवंत एंड दसवंत वर द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड। जसवंत और दसवंत नाम याद कर लेना, बहुत फेमस पेंटर्स थे इस समय के। 1566 में अकबर जो थे वो ऑर्डर्ड द प्रिपरेशन ऑफ अ लैविशली illustrated manuscript for the Persian translation of हमजानामा। हमजानामा, बाबरनामा, अकबरनामा, टूटीनामा, ये सारी चीज़ों पे अकबर काम किए। और लेविशली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब उसको डेकोरेट करके, और लेविशली मतलब एकदम महंगे तरीके से उसको, मतलब एकदम अच्छे से उसको इलस्ट्रेट करके, इन सारी चीज़ों के बारे में अकबर ऑर्डर द प्रिपरेशन ऑफ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं जो कि पर्शियन ट्रांसलेशन में थी, तो हमजानामा को उसको मतलब पर्शियन ट्रांसलेशन के लिए भेजे। फिर इट हैड ओवर 1000 ऑफ पेजेस ऑल ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड, ठीक है। तो इसके पास बहुत मतलब हज़ारों पेज थी, और हर पेज पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। हमजानामा, बाबरनामा, अकबरनामा, टूटीनामा, ये सारी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। लिटरेचर के बारे में देखो, अकबर जो थे ना वो पर्शियन लिटरेचर को बढ़ावा देते थे, और वो रामायण और महाभारत को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किए, और अरबिक और टर्किश की जो बुक्स थी वो भी पर्शियन में ट्रांसलेट किए, और बहुत सारी ओरिजिनल वर्क्स थी जो कि सिर्फ पर्शियन में थी। अबुल फजल रूट अ बायोग्राफी ऑफ अकबर इन द अकबरनामा। तो अकबरनामा में अकबर की जो भी चीज़ें हैं, अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल थे स्कॉलर ऑथर, ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे। तो ये अकबर की पूरी कहानी अकबरनामा में लिखे हुए, बायोग्राफी लिखे हुए हैं। देखो, ऑटोबायोग्राफी होता है ना, जब इंसान खुद से अपनी लिखता है बायोग्राफी, लेकिन बायोग्राफी होता है जब किसी और के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड आइन ई अकबरी। तो अकबरनामा में एक पार्ट है उसका, उसको कहते हैं आइन ई अकबरी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी तो उसका मेंशन है, इधर जिक्र इधर किया गया है। अकबर ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड हिंदी पोएट्स। हिंदी के जो पोएट्स थे, कवि थे, उनको भी ये बहुत सपोर्ट किया। हिज रेन सॉ अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन हिंदी लिटरेचर। तो इनका जो समय था उस समय हिंदी लिटरेचर की बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हुई थी। तो ये हर चीज़ का रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। वल्लभाचार्य, केशवदास, तुलसीदास और सूरदास कुछ हिंदी पोएट्स थे इस समय के, ठीक है। देखो, वल्लभाचार्य, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे, और सूरदास सूरसागर लिखे। प्रेम वाटिका, रक्षण और सतसाई ऑफ बिहार वर सम पॉपुलर वर्क्स कंपोज्ड इन हिंदी। तो हिंदी में ये सारी चीज़ें लाई गई। फिर म्यूज़िक फ्लोरिश अंडर एम्परर अकबर। तो म्यूज़िक जो था वो देखो यहाँ पे तो मियाँ तानसेन ही थे, तो जिनको मतलब बहुत अच्छा सिंगर, मतलब ये देखो इधर मियाँ तानसेन का आपको इमेज दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे सिंगर थे। तो म्यूज़िक फ्लोरिश्ड, इस समय म्यूज़िक बहुत अच्छे से आगे गया। और अबुल फजल नेम्स 36 musicians, some of whom were women who played music in the court of Akbar. अबुल फजल 36 म्यूजिशियंस के बारे में बताए हैं। तो ये जो 36 म्यूजिशियंस थे वो उसमें से कुछ महिलाएं थीं, ठीक है, जो कि महिलाएं अकबर के कोर्ट में गाती थीं। द मोस्ट फेमस अमंग दम वॉज मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन तो बहुत ही मतलब फेमस थे, आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानते हैं तो। He composed many new ragas, the most popular among them being राग दरबारी and राग दीपक। वो बहुत अच्छी रागाज मतलब सुर लाए, जो कि राग दरबारी थी, राग दीपक था। It is said that every evening Miyaں तानसेन sat in his seat in the
मिडल ऑफ अनूप तालाब इन फतेहपुर सिकरी एंड sang his ragas। फतेहपुर सिकरी में अनूप तालाब है, तालाब उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आराम से बीच में बैठ जाते थे हर इवनिंग, हर शाम, और बैठ के गुनगुनाते थे, ठीक है। अपने राग को उनका रियाज करते थे, उनको गाते थे, ठीक है। फिर अकबर डाइड इन 1605 में अकबर की डेथ हो गई, और वो एक बहुत ही वॉज एन एम्पायर बिल्डर, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ काइंड रूलर। तो फिर अकबर बहुत अच्छा एम्पायर बिल्डर, मतलब बहुत अच्छा साम्राज्य बनाए, बहुत अच्छे से अपना काम काज संभाले, प्रजा को संभाले, और एक बहुत ही दयालु राजा थे, ठीक है। तो ये देखो, ये टाइमलाइन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लो, पढ़ लेना। और आपकी बुक में तो दिया ही होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस चाहिए, या फिर मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ का, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ का अगर आपको एक्सप्लेनेशन, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।